हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज एक नए अपडेट के साथ आपके साथ सामने आ रहे हैं जो कि यूपी पीसीएस जे मेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड होगा। दोस्तों इसमें आज हम बात करेंगे आंसर राइटिंग के सेशन के बारे में कि कैसे आप अपने मेन एग्जामिनेशन में जो आपका मुख्य परीक्षा होता है उसमें आप अपने एग्जामिनेशन में किस प्रकार से आंसर लिखेंगे। दोस्तों अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड जो है वो धीरे धीरे बदलता जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को देख करके ही पता चल गया होगा कि दो केस लॉ मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। एक जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस लॉ मैंने मेंशन किया है और साथ साथ दूसरा केस जो मैंने मेंशन किया है वो डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस मैंने मेंशन किया है। दोस्तों ये केस अपने आप में सफिशिएंट है, ये केस अपने आप में भी रेलिवेंट है क्योंकि एग्जामिनेशन में इससे फुल लेंथ का क्वेश्चन बन सकता है और कई बार बना है। मैं आपको एज ए एग्जाम्पल अभी दिखाने वाला हूं कि ये कैसे कैसे आपके मेन एग्जामिनेशन में ये फुल लेंथ का क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों ये जो डिसीजन पास किया गया था जोगिंदर कुमार के केस में और डीके बसु के केस में, उसी के गाइडलाइन के बारे में आज हम यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करेंगे और क्वेश्चन के साथ मैं आपको फ्रेम करके दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ से आंसर बने हैं। तो दोस्तों आप इसको देखना ना भूलें और देखने के बाद आप इस तरह के आंसर आप भी फ्रेम करना स्टार्ट कर दें क्योंकि जब आप मेन एग्जामिनेशन देने जाएंगे, कहें भले से ही वो यूपी का ही हो, एमपी का हो, कहीं का भी एग्जामिनेशन हो, लेकिन यहाँ पे जब आप आंसर को अपने लिखते हैं तो ये पॉइंट आपको अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए भी इन केस लॉ को डालना पड़ता है। जब आप अरेस्ट के प्रोविजंस को डालते हैं, जब आप मेन एग्जामिनेशन का आंसर फ्रेम करते हैं, जब अरेस्ट से रिलेटेड कोई भी प्रोविजंस डालते हैं तो इस केस लॉ को उसके सपोर्ट में डालना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप अपने सपोर्ट में केस लॉ नहीं डालते हैं तो जो जजेस, जो प्रोफेसर आपकी कॉपियां चेक करेंगे उनको पता कैसे चलेगा कि नहीं आपने जो पढ़ा है कंटेंट वो केस लॉ के साथ पढ़ा है, अपडेटेड आप तरीके से। तो इसीलिए दोस्तों केस लॉ को प्रिपेयर करना हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों बिना देर किए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए इससे किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, जो फुल लेंथ इससे क्वेश्चन बनता है उसी क्वेश्चन को आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। दोस्तों देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन बन रहा है ये इसी प्रकार से क्वेश्चन बन रहा है। डिस्कस ऑन द स्टेटमेंट बाय रेफरिंग टू द गाइडलाइन लेड डाउन इन द केस ऑफ जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जो कि 1994 का ये क्वेश्चन मीन्स कि ये 1994 का ये जजमेंट आया था और इसी को क्या कर दिया गया मेन एग्जामिनेशन में एज अ क्वेश्चन इसको फ्रेम कर दिया गया। तो दोस्तों जब कभी आपके पास इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको 2 मिनट सोचना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन जो बन रहा है ये कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, ये किस एक्ट से रिलेटेड ये है। जो ये केस लॉ दिया गया है जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी जो कि 1994 में इसका जजमेंट आया था, ये किससे रिलेटेड है। आखिर में कुछ ना कुछ बातें आपके दिमाग में घूमनी चाहिए ना। जब ये इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में चलता रहेगा कि भाई ये कहाँ से रिलेटेड है। तो आपको दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि नहीं, जब हम अरेस्ट के प्रोविजंस को पढ़ते हैं, जब सीआरपीसी में चैप्टर नंबर 5 को हम पढ़ते हैं जहाँ से सेक्शन नंबर 41 से लेकर के 60A के बीच में जो रेंज दिया है, इसी रेंज के बीच में ये केस क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। तो आपके दिमाग में एक आइडिया बन जाएगा कि अच्छा वहाँ पे किस किस प्रकार से अरेस्ट के गाइडलाइंस को बताया गया था। उसी अरेस्ट के गाइडलाइन से रिलेटेड ये दोस्तों क्वेश्चन है और उसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे एज आंसर फ्रेम करके लाए हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप कभी भी अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जा रहा है तो आप अपने एग्जामिनेशन में किस तरह से इस प्रकार के आंसर लिखकर आप अच्छा से अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों बिना टाइम देर किए हुए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। देखिए इस तरह से आप अपने आंसर को लिखेंगे। दिस रिमार्क वॉज मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, मीन्स कि इस प्रकार का जो रिमार्क है, मीन्स कि जो साइन दिया गया है किसके द्वारा, जो अपेक्स कोर्ट है हमारा, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसके द्वारा दिया गया है। किसके केस में साथियों, जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में इस प्रकार का गाइडलाइन प्रोवाइड किया गया है। अब क्या गाइडलाइन प्रोवाइड किया गया है, देखिए ये जो बातें थी ये आपने केस के लिए लिखा। अब ये जो बातें आप लिखेंगे ये अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए आप इस बात को लिखेंगे कि मीन्स कि आपका आंसर किस प्रकार से और खूबसूरत दिखे। दोस्तों क्या सीन है, अब जब तक आपका एग्जाम में जब तक आपका आंसर खूबसूरत नहीं दिखेगा, मीन्स कि खूबसूरत का मतलब कि आप उसको सजा करके नहीं लिखेंगे, मीन्स कि अच्छी अच्छी बातों को नहीं लिखेंगे, तब तक जो एग्जामिनर होते हैं जो हमारी कापियों को चेक करते हैं उनकी नज़र वहाँ तक नहीं पहुँचती है। और जब नज़र वहाँ पर नहीं पहुँचेगी तो वो क्या करेंगे, हमारे आंसर को अच्छे से वो मार्क नहीं करेंगे, वो अच्छे से चेक नहीं करेंगे और वहाँ पर वो क्या करेंगे, वो नंबर डिडक्ट करना वहाँ पर चाहेंगे। तो दोस्तों इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें अपने आंसर को अच्छे से सजा करके लिखना है और इसीलिए सजाने के लिए हमने यहाँ पे ये वर्ड लिखा है, वेयर द कोर्ट लेड डाउन
सर्टेन गाइडलाइन इन ऑर्डर टू हैव ट्रांसपेरेंसी इन द एक्यूज्ड एंड पुलिस रिलेशंस। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के बारे में बात किया जा रहा है, मीन्स कि जो इक्वालिटी होनी चाहिए जो पुलिस के साथ और जो एक्यूज्ड के साथ, उनके साथ जो इक्वालिटी बनाया जाता है उसी के बारे में ये क्या किया गया था। जोगिंदर कुमार का जो केस आया था वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का, इसमें गाइडलाइन दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब क्या क्या गाइडलाइन दिया गया था, गाइडलाइन की क्या आवश्यकता पड़ी थी कि इस गाइडलाइन को देना पड़ा, तो अब उसके लिए ये सारी बातें हम यहाँ पे सपोर्ट में लिख रहे हैं। देखिए क्या क्या गाइडलाइन की आवश्यकता पड़ी थी। प्रायर 2009 के पहले क्या होता था, प्रायर टू द 2009 अमेंडमेंट ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सेक्शन 41 ऑफ द कोड इंपावर्ड पुलिस ऑफिसर टू अरेस्ट एनी पर्सन। इसके पहले क्या किया जा सकता है, पुलिस ऑफिसर को ये इंपावर्ड कर दिया गया था कि आप किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है किसी भी पुलिस अधिकारी के द्वारा, तो उसका आर्टिकल नंबर 21 वायलेशन हो जा रहा है। आप लोगों को पता है कि आर्टिकल नंबर 21 का वाइडर स्कोप हो गया है। जब से मेनका गांधी का केस आ गया उससे जो आर्टिकल 21 का स्कोप हो गया वो बहुत ब्रॉड हो गया। उसमें जीने का अधिकार, मरने का अधिकार, स्वस्थ चित्त रहने का अधिकार, मीन्स कि हर एक चीज़ का अधिकार आर्टिकल 21 में दे दिया गया। वही बताया जा रहा है कि जैसे ही किसी व्यक्ति को आपने यहाँ पे अरेस्ट किया, किसको, किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने का पावर पुलिस ऑफिसर को दे दिया जाता था विदाउट वारंट इफ ही हैज़ कमिटेड एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। बिना वारंट के अगर वो कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा था तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता था। इन हिज प्रेजेंस और अगेंस्ट हुम ए रीजनेबल कंप्लेंट और अ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड टू दैट इफेक्ट। और अगर इस प्रकार का कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिल जा रहा था, देखिए ये दोस्तों ये जो चीज़ मैंने आपने लिखा है, जो रीजनेबल कंप्लेंट मैंने लिखा है, जो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन लिखा है, ये सारी बातें कहाँ से हमने लिया, ये सारी बातें हमने बेयर एक्ट से ही लिया है। आप बेयर एक्ट के सिर्फ कीवर्ड को यहाँ पे मेंशन करते रहिए। ये जो मैंने कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को लिया है ये बेयर एक्ट का प्रोविजन है, ये जो रीजनेबल कंप्लेंट की बात है ये भी बेयर एक्ट का प्रोविजन है, और जो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है ये भी बेयर एक्ट का प्रोविजन है। सिर्फ आप अपने आंसर को बीच बीच में इन कीवर्ड्स को आप लिखते जाएंगे तो आपका आंसर बहुत ही सुंदर होता जाएगा। सुंदर होने का मतलब यही है कि जो आप कीवर्ड एग्जामिनेशन में आप डालेंगे, जो आपके बेयर एक्ट में कीवर्ड दिया है वही आपका क्या करता है, आपके आंसर की खूबसूरती को बढ़ाता है। और एग्जामिनर जब आपके कॉपी को चेक करेगा तो यही चीजें देखेगा कि हाँ बच्चे के द्वारा कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बारे में लिखा गया है, रीजनेबल कंप्लेंट के बारे में लिखा गया है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के बारे में लिखा गया है, हाँ लिखा गया है तो चलो इसको इसका नंबर दिया जाएगा। तो ये इतनी बातों आपने देख लिया। देखिए अब क्या आता है जोगिंदर सिंह के केस में। इन जोगिंदर कुमार के केस में क्या आता है, केस दैट द कोर्ट ऑब्जर्व दैट टू द अरेस्ट एंड कस्टडी डेथ। यहाँ पे कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, जैसे ही ये केस फाइल किया गया तो केस फाइल करने के बाद कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, इस टाइप का ऑब्जर्व किया कि जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाता था, वहाँ पे कस्टोडियल डेथ हो जाता था। कस्टोडियल डेथ का मीन्स कि जैसे ही वो जेल में जाता था उसकी मृत्यु वहाँ पे कभी कभार हो जाती थी। तो मीन्स कि इस टाइप का मैटर अक्सर जाया करता था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस केस में कॉग्निजेंस लिया और कॉग्निजेंस में क्या किया, हैव बिकम ए हैंडली रूल, मीन्स कि इसके लिए क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए एक रूल बनाया गया। एंड कॉमन फिनोमिना द कोर्ट क्लियरिफाइज दैट द पावर टू अरेस्ट इज वन थिंग, मीन्स कि अरेस्ट करने का पावर जो है आपका वो एक चीज है, लेकिन आगे देखिए वन थिंग की बात कर रहा है एंड द एक्सरसाइज ऑफ सच पावर इज अनदर थिंग। और जो आप लोग अपने पावर का एक्सरसाइज करते हैं, पुलिस भाई साहब आप लोग जो अपने पावर का एक्सरसाइज करते हैं वो अलग चीज़ है। आप अरेस्ट कर रहे हैं अच्छी बात है, अगर आपको क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिला है, आपको रीजनेबल सस्पिशन है तो आपने अरेस्ट किया है, अच्छी बात है आपने किया। लेकिन जो आप अपने पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं वो पावर का मिसयूज़ नहीं करेंगे, और जो कस्टोडियल डेथ हो रहा है उस डेथ को आप रोकने का काम करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस प्रकार की गाइडलाइन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। सो द कोर्ट डायरेक्ट टू द पुलिस ऑफिसर, जो कोर्ट है वो डायरेक्ट किया है यहाँ पे पुलिस ऑफिसर को, नॉट टू मेक अरेस्ट इन रूटीन मैनर। आप रूटीन मैनर में रूटीन के तरीके से आप किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जो एपेक्स कोर्ट है हमारा इंडिया का, वो इस प्रकार का गाइडलाइन यहाँ पे इस केस के माध्यम से देने का कार्य किया है। नॉट टू मेक अरेस्ट रूटीन मैनर, रूटीन मैनर में आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, बट ओनली अंडर कंप्लेनिंग सर्कमस्टांसेस एंड लेड डाउन दी फॉलोइंग गाइडलाइन। और इसी के साथ साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या दिया, हमको फॉलोइंग गाइडलाइंस दिया, कुछ गाइडलाइंस दिया कि जब किसी व्यक्ति को किसी के द्वारा, किसी पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया जाता है तो अरेस्ट करने से पहले कौन कौन सी गाइडलाइन से उनको हो करके गुजरना है। अगर इस गाइडलाइन से अगर वो हो करके गुजरते हैं तब तो अच्छी बात है, अगर
पुलिस वाले ने अरेस्ट हमको किया, अगर उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उन्होंने हमें अरेस्ट नहीं किया तो हम उसको कोर्ट में चैलेंज भी कर सकते हैं कि ये जो हमारा अरेस्ट कर रहे हैं ये एज अ प्रिवेंटिव डिटेंशन हमको अरेस्ट कर रहे हैं। मीन्स कि हमारे आर्टिकल 21 का ये फंडामेंटल जो राइट है हमारा, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा प्रदान किया गया, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 21 का ये कर्टेल कर रहे हैं। तो इस प्रकार से गाइडलाइन दिया गया। अब दोस्तों गाइडलाइन को देखिए, तो जो बातें मैंने यहाँ पे लिखी है ये सभी के सभी बातें मैंने सपोर्ट में लिखी है। किसके सपोर्ट में? इस जोगिंदर कुमार के केस के सपोर्ट में ये सारी बातों को लिखना जरूरी होता है। और ये सारी बातें आपको और भी लिखना जरूरी होता है कि मीन्स कि जो पुलिस ऑफिसर जो अरेस्ट करता है वो रूटीन में अरेस्ट ना करे, कि मीन्स कि हमारा रूटीन है लोगों को अरेस्ट करना, हमारी ड्यूटी है लोगों के अरेस्ट करना, हम किसी के भी फंडामेंटल राइट के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, इस तरह से आप नहीं करेंगे। अगर आपको रीजनेबल कंप्लेन मिल रहा है, रीजनेबल सस्पिशन है, तभी आप किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। और वो भी कब करेंगे? जब उसने कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कमिट किया है। अब देखिए दोस्तों गाइडलाइन के बारे में क्या बताया गया, कौन कौन सी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा इस केस लॉ में प्रोवाइड किया गया था। तो फर्स्ट जो गाइडलाइन है हमारे पास, जो मैंने अपने मेन एग्जामिनेशन के आंसर में फ्रेम किया है, एन अरेस्टेड पर्सन इज in custody is entitled to have one friend, relative or other person interested in his welfare to be informed his arrest। यहाँ पे ये बताया गया गाइडलाइन में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि उसके किसी फ्रेंड को या किसी उसके रिलेटिव को, मीन्स कि जो उस व्यक्ति में इंटरेस्टेड हो, आप उसको क्या करेंगे? इन्फॉर्म करेंगे। बात समझ में आ रही है? मीन्स कि आपको इन्फॉर्म करना अब जरूरी हो गया है। किसके केस के माध्यम से? तो ये जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस के माध्यम से ये बता दिया गया है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर रहे हैं भाई साहब, पुलिस भाई साहब, तो आपका ड्यूटी ये होता है कि आप उसके किसी भी रिलेटिव को, किसी भी उसकी पत्नी को, मीन्स कि किसी भी उसके दोस्त को, किसी भी उसके फ्रेंड को जो उस व्यक्ति में इंटरेस्टेड हो, उसको आप क्या करेंगे? इन्फॉर्म करेंगे। पहली बात तो ये बता दिया गया। दूसरी गाइडलाइन ये दिया गया, he shall be informed to the right to be police officer मेकिंग अरेस्ट। उसको बताया जाएगा कि तुमको किस लिए अरेस्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि हम तुमको अरेस्ट करके लेके चले गए और तुमको पूछ रहे हो कि साहब हमको क्यों अरेस्ट किया गया, तो 2-4 तबड़ा तुमको लगा दिया जाएगा। ऐसा नहीं करना है। आपको बताना है कि तुमको इस आधार पे, इस कारण के, इस जुर्म के लिए तुमको क्या किया गया है? अरेस्ट किया गया। वहाँ पर आपको बताना अनिवार्य होता है अकॉर्डिंग टू केस लॉ, जोगिंदर कुमार के केस लॉ। थर्ड जो यहाँ पे गाइडलाइन दिया गया था, थर्ड गाइडलाइन में क्या है? एन एंट्री शैल बी मेड इन द डायरी। और पुलिस ऑफिसर को एक डायरी रखना पड़ता है। उस डायरी में वो क्या करेंगे? एक एंट्री करेंगे। कौन करेंगे? ये पुलिस भाई साहब का काम है। एज टू हु वॉज इन्फॉर्म्ड एज द अरेस्टी। मीन्स कि जब आपने अरेस्टी को अरेस्ट किया था, जब उस व्यक्ति को अरेस्ट किया था, तो आप किस किस गाइडलाइन को आपने फॉलो किया था? क्या आपने इस गाइडलाइन को फॉलो किया था कि आप उस व्यक्ति में जो इंटरेस्टेड पर्सन है, क्या आपने उसको इन्फॉर्म किया था? तो जी हाँ, मैंने इन्फॉर्म किया था। क्या आपने सेक्शन नंबर 54 का आपने गाइडलाइन फॉलो किया था? जी हाँ, मैंने इसका गाइडलाइन फॉलो किया था। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको क्या करना पड़ेगा? मेंशन करना पड़ेगा। द प्रोटेक्शन फ्रॉम पावर मस्ट बी हेल्ड इन द फ्लो फ्रॉम आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 22 सब क्लास 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के भी आर्टिकल का मैंने यहाँ पे दोस्तों जिक्र किया है। किस किस आर्टिकल का? आर्टिकल 21 की हम बात कर रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि आपका फंडामेंटल राइट को ही कर्टेल कर दिया जा रहा है। मीन्स कि अगर किसी व्यक्ति को डिटेंड कर लिया जा रहा है, किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जा रहा है, तो उसका फंडामेंटल राइट क्या हो रहा है? वहाँ पे वायलेट हो जा रहा है। और आर्टिकल नंबर 22 सब क्लॉज 1 की बात की जा रही है। तो इसी सभी चीज़ों के बारे में बात किया जा रहा है। और एक यहाँ पे बात लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने उसको नहीं मेंशन किया है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर इस तरह से अगर किया जा रहा है तो उसको विदिन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य होता है। जब मजिस्ट्रेट साहब के सामने कोई भी व्यक्ति को पेश किया जाता है, तो वहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब की भी ये ड्यूटी बनाई गई है कि मजिस्ट्रेट साहब उस व्यक्ति से पूछेंगे, जो अरेस्टेड पर्सन है उससे पूछेंगे कि क्या जब तुमको इन्होंने अरेस्ट किया उसके बाद से तुमको बताया था, अरेस्ट के ग्राउंड को बताया था कि किस लिए तुम्हें अरेस्ट किया गया था? तो वो कहेगा जी साहब हाँ, हमें बताया गया था। दूसरी बात ये पूछेंगे कि क्या तुम्हारे रिलेटिव को इन्होंने इन्फॉर्म किया था? कि हाँ, तुम्हारे रिलेटिव को मीन्स कि तुम्हारे मीन्स कि तुम्हारे ऊपर जो
लोग इंटरेस्टेड हैं, मीन्स कि तुम्हारी वाइफ हो गए, तुम्हारे माता फादर हो गए, जो भी हैं, क्या उनको इन्फॉर्म किया गया था? तो वो कहेगा हाँ साहब, हम हमारे इस फैमिली मेम्बर्स को इन्होंने इन्फॉर्म किया गया था। तो ये एक जज साहब का भी एक कर्तव्य होता है। ये सारी बातें जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के मामले में ये सारी बातें बताई गई थी, जो मैंने आपको यहाँ पे एज यूजुअल बता दिया। दोस्तों ये फुल लेंथ क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है। अगर फुल लेंथ क्वेश्चन में नहीं आता है तो आप जब अरेस्ट से रिलेटेड प्रोविजंस को लिखेंगे तो इन सारी बातों को लिखेंगे और साथ साथ जोगिंदर कुमार का केस लिखेंगे, तो आपका एक जो आंसर होगा ये बहुत ही रेलिवेंट आंसर होगा। जब किसी भी जज साहब के पास आपका कॉपी जाएगा चेक करने के लिए, या किसी भी प्रोफेसर साहब के सामने जाएगा आपका कॉपी चेक करने के लिए, तो यहाँ पे जो आपको वो नंबर असाइन करेंगे वो फुल आपको नंबर यहाँ पे असाइन करने की कोशिश वहाँ पे वो करेंगे। आपका यहाँ पे नंबर नहीं डिडक्ट किया जा सकता। दोस्तों सिर्फ थोड़ा सा कीवर्ड आप लर्न कर लीजिए कि हाँ कीवर्ड क्या है, अरेस्ट के बारे में कौन कौन सा कीवर्ड है, कौन कौन सा केस लॉ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से यहाँ पे गाइडलाइन प्रोवाइड की गई है। बस इतना चीज़ कर लीजिए, आपका देखिए आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आपको मेन एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल घबराना नहीं है। मैं कंटिन्यूअसली आप लोगों के लिए लगा हूँ मेन एग्जामिनेशन के लिए। मैं जितना हो सकता है उतना आंसर फ्रेम करके आप लोगों के लिए ले करके आ रहा हूँ। अब दोस्तों बिना बर्बाद किए टाइम हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में किसके गाइडलाइन के बारे में बात करते हैं? अभी तो आप लोगों ने जोगिंदर कुमार के केस को देख लिया। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट और केस लॉ आता है, डिस्कस ऑन द स्टेटमेंट बाय रेफरिंग टू द गाइडलाइन लेड डाउन इन द केस ऑफ डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जो कि 1997 का गाइडलाइन आया था। दोस्तों ये दोनों गाइडलाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ में मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैंने उस आंसर को फ्रेम नहीं किया। मैं आपके लिए ललिता कुमारी का भी केस लॉ मैं लिख करके लेके आऊँगा और उसको भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि ललिता कुमारी के केस में किस प्रकार का गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड किया गया। अभी हम जोगिंदर कुमार के केस पे हैं और साथ साथ मैं डीके बसु के केस पर हूँ। अब देखिए डीके बसु के केस में क्या कहा गया द एपेक्स कोर्ट के द्वारा। दिस रिमार्क्स वॉज मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द केस ऑफ डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997। द कोर्ट लेड डाउन सर्टेन रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइन इन ऑर्डर टू ट्रांसपेरेंसी ड्यूरिंग अरेस्ट। मीन्स कि जब किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो मीन्स कि उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे। मीन्स कि ये ना हो कि मैंने अरेस्ट कर लिया है, उस अरेस्ट को प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं बनाना है यहाँ पे, ठीक। उसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए बार बार क्या देना पड़ रहा है, रूल देना पड़ रहा है, रेगुलेशंस देना पड़ रहा है, गाइडलाइन देना पड़ रहा है, जिससे कि किसी की भी गिरफ्तारी को वहां पे अवैध न साबित किया जा सके। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बार बार आ रहा है। ललिता मीन्स कि जोगिंदर कुमार के केस में अभी आप लोगों ने गाइडलाइन को देखा है, फिर अब डीके बसु के केस के गाइडलाइन के बारे में आप समझ जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से जब आप पूरी गाइडलाइन को समझ जाएंगे और इसके साथ साथ जो भी आपके सेक्शन वाइज जो भी प्रोविजन हो रहे हैं उन सभी सेक्शन वाइज प्रोविजन को मैं इस केस के साथ डील करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने आंसर को क्या क्या कौन कौन सी बातें लिखेंगे जिससे कि आपका आंसर और बेहतर हो सकता है। अब देखिए साथियों, इसमें हम बात करते हैं नीड्स ऑफ गाइडलाइन। आखिर में क्या गाइडलाइंस की क्यों आवश्यकता पड़ रही है, बार बार अरेस्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को क्यों बीच में आना पड़ रहा है, जब हमारे पास ऑलरेडी सीआरपीसी है और सीआरपीसी में हमको डिफाइन करके रखा है अरेस्ट के बारे में, जो कि चैप्टर नंबर 5 में डिफाइन करके रखा है। तो क्यों बार बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को उसमें घुसना पड़ रहा है? इसलिए दोस्तों घुसना पड़ रहा है क्योंकि जो पहले का प्रोविजन दिया हुआ है उसमें बहुत ही एम्बिग्विटी है। एम्बिग्विटी इसलिए है क्योंकि पुलिस ऑफिसर क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करके दिया गया है, अब ना गाइडलाइन प्रोवाइड किया है कि विद इन 24 आवर्स में उनको किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। पहले क्या करना होता है, पहले आदमी को अरेस्ट करके ऐसे ही 2-2 दिन छोड़ दिया जाता था। तो इन्हीं सभी चीज़ों को, इन्हीं सभी गलतियों को समाप्त करने के लिए, जो पुलिस के द्वारा इस प्रकार की गलतियां की जाती थी, इन्हीं सब गलतियों को समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस प्रकार का कदम उठाया जाता है। किसके माध्यम से, जो केस लॉ दिया जाता है, इसी केस लॉ के माध्यम से ये कदम उठाना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बार बार आता है और बार बार नई नई गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है और उसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है। अब देखिए दोस्तों इसमें किस प्रकार की गाइडलाइन प्रोवाइड की गई थी। दिस गाइडलाइंस वेयर later adopted in the code way of 2009 amendment in the code criminal procedure under the various provisions there। मीन्स कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार के प्रोविजंस को अडॉप्ट किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। मीन्स की गाइडलाइन जो है वो लेड डाउन किया गया। अब किस किस प्रकार का गाइडलाइन लेड डाउन किया गया है, पहला है हमारे पास, अरेस्टेड पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू हैव हिज फ्रेंड और रिलेटिव टू बी इन्फॉर्म्ड हिज अरेस्ट। मीन्स कि अगर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसके रिलेटिव को, उसके फ्रेंड को, जो उस व्यक्ति का वेल विशर है, उसको क्या करना होता है, उसको इन्फॉर्म करना होता है। ये बात जोगिंदर कुमार के केस में भी बताया गया था और साथ साथ डीके बसु के भी केस में बताया गया था इस प्रकार की गाइडलाइन को। जो सेकंड इसकी गाइडलाइन है साथियों, ही मस्ट बी अवेयर ऑफ हिज राइट टू हैव सम बीइंग इन्फॉर्म्ड
ऑफ हिज अरेस्ट। इस व्यक्ति को पता भी होना चाहिए कि हाँ हमें किस लिए अरेस्ट किया जा रहा है। पता चल रहा है हमें अरेस्ट कर लिया गया और हमें अरेस्ट का ग्राउंड ही नहीं पता है कि हमें किस लिए, किस आधार पर हमको अरेस्ट किया गया। तो उस व्यक्ति को इस चीज़ के बारे में भी पता होना चाहिए कि हाँ हमें जब अरेस्ट किया जा रहा है तो किस लिए अरेस्ट किया जा रहा है, हमने कौन सा ऐसा ऑफेंस किया है, कौन सा कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है जिसके अकॉर्डिंग हमें अरेस्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है जो थर्ड इसकी गाइडलाइन है, द अरेस्टी मस्ट बी एग्जामिंग एट द टाइम ऑफ अरेस्ट एंड एवरी मेजर एंड माइनर इंजरी मस्ट बी रिकॉर्डेड। यहाँ पे जब अरेस्टी पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा, मीन्स कि जिसको अरेस्ट किया जाएगा उसको यहाँ पे क्या किया जाएगा, एग्जामिन्ड किया जाएगा। कब एग्जामिन किया जाएगा, एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, जब उसको अरेस्ट किया जाएगा तो उस टाइम उसकी एग्जामिन की जाएगी। मेजर और माइनर प्रकार से जितने भी हो गए उसका एग्जामिन किया जाएगा। मीन्स कि उसके शरीर पे किसी भी प्रकार का बम तो नहीं ने बांध के करके आया है, किसी भी प्रकार का बंदूक तो नहीं ने लेकर के आया है, कोई तलवार तो नहीं ने लेकर आया है। मीन्स कि जो उसके हाथ में घड़ी है, मीन्स सभी चीज़ों का क्या होगा वहाँ पे डिटेल एक मेमो बनेगा, ठीक। और जब मेमो बन जाता है तो उस मेमो पे उसका क्या कराया जाता है, सिग्नेचर भी करवाया जाता है। अब नेक्स्ट गाइडलाइन देखिए, यहाँ पे जो नेक्स्ट गाइडलाइन है दोस्तों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट गाइडलाइन है, हाँ, द अरेस्टी शुड बी सब्जेक्ट टू द मेडिकल एग्जामिनेशन बाय द ट्रेनी डॉक्टर एवरी 48 आवर्स। अगर उसको अरेस्ट करके रखा गया है, अगर जेसी में है, जुडिशियल कस्टडी में है या फिर पुलिस कस्टडी में है, तो वो क्या करना पड़ेगा, तो उसको 48 घंटे के बाद क्या करना पड़ेगा, 48 घंटे के भीतर उसको किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर से उसके क्या कराना पड़ेगा, उसका परीक्षण कराना पड़ता है, उसका जाँच कराना पड़ता है। ये गाइडलाइन है, ये डीके बसु के केस में इस प्रकार की गाइडलाइंस को इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट जो हमारे पास गाइडलाइन है साथियों, द कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग मेमो ऑफ अरेस्ट शुड बी सेंट टू द मजिस्ट्रेट फॉर रिकॉर्ड। जो मेमो आप बनाएंगे, जब उसकी मेजर और माइनर जांच करेंगे तो उसका मेमो तो बनाएंगे कि हाँ उसके पास से इस प्रकार की चीजें मिली हैं, तो उस चीज को आप क्या करेंगे, एज अ रिकॉर्ड आप मेंशन करेंगे और एज अ रिकॉर्ड आप मजिस्ट्रेट के पास भी क्या करेंगे, सेंड करते रहेंगे बाय द टाइम बिंग। फिर नेक्स्ट जो यहाँ पे गाइडलाइन प्रोवाइड की गई है, द अरेस्टी मस्ट बी प्रोड्यूस बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। जो अरेस्ट जिसको आपने किया है उसको 24 घंटे के भीतर, आने जाने का समय छोड़कर 24 घंटे के भीतर आप जो मजिस्ट्रेट है उस मजिस्ट्रेट साहब के सामने आपको क्या करना है, उस व्यक्ति को प्रस्तुत करना है। जो नेक्स्ट बातें बताई जा रही हैं, ही मस्ट बी परमिटेड टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटरोगेशन। ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा स्तंभ है दोस्तों। अगर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जा रहा है, अगर उस व्यक्ति को अरेस्ट करने के बाद उसको उसके एडवोकेट से ही नहीं मिलने दिया जा रहा है, उसके चॉइस के एडवोकेट से ही नहीं मिलने दिया जा रहा है, तो फिर उसका पूरा फंडामेंटल राइट ही वायलेट हो जाएगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 3 में प्रोवाइड किया गया है फंडामेंटल राइट, जो उसका फंडामेंटल राइट है उसको वायलेट हमें नहीं करना है। उसको उसके पसंद के वकील साहब से मिलने की क्या दी जाएगी, फुल इजाज़त दी जाएगी। ये बात कहाँ बताई जा रही है, ये बात बताई जा रही है डीके बसु के केस लॉ के अकॉर्डिंग बताई जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ये बातें बताई जा रही हैं। तो ये सारी बातों को आपको अपने एग्जामिनेशन में, जब आप अपने मेन एग्जामिनेशन के आंसर को फ्रेम करेंगे तो इन सभी बातों को साथियों वहाँ पे लिखना होगा। फिर जो नेक्स्ट गाइडलाइन दी जा रही है, पुलिस कंट्रोल रूम शुड बी प्रोवाइडेड एट एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट हेडक्वार्टर, जो कि सेक्शन 41 क्लॉज सी के अंतर्गत बताया, जो कैपिटल सी में बताया गया। मीन्स कि कंट्रोल रूम होगा, कहाँ कहाँ पे कंट्रोल रूम का, एवरी डिस्ट्रिक्ट पे और एवरी स्टेट हेडक्वार्टर पे क्या होता है, कंट्रोल रूम होता है। और उस कंट्रोल रूम पे हमको बताना ये भी अनिवार्य होता है कि हाँ आज इन लोगों को क्या किया गया, अरेस्ट किया गया है। किस लिए अरेस्ट किया गया, मीन्स कि सारे मेमो को छोटे छोटे शब्दों में लिख करके वहाँ पे चस्पा करना होता है, वहाँ पे इन्फॉर्म करना होता है, जिससे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को भी पता चले कि हाँ कितने लोगों को आज अरेस्ट किया गया है। अब पोजीशन आफ्टर अमेंडमेंट, पोजीशन क्या था आफ्टर अमेंडमेंट के पहले, आप देखिए After the amendment of 2009 in the code, these guidelines have been incorporated under the following provisions are as follow। अब कौन कौन से प्रोविजंस दिए गए थे, किसको किसको डाला गया है, तो दोस्तों ये सारी बातें जो हमने लिख रहे हैं ये आपके आंसर को सपोर्ट करने के लिए लिख रहे हैं। मैं ये चीज़ तक मैं बता रहा हूँ कि आपको कौन कौन सी बातें आपको अपने मेन एग्जामिनेशन में लिखना है। दोस्तों यहाँ पे मैं पढ़ना आपको नहीं सिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको लिखना सिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप अपने आंसर को बेहतर से बेहतर लिख सकें, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छा नंबर गेन करें। मेरा भी मेन जो मोटिव है वो आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स गेन कराना है। आप किस किस वर्ड का कब कब आप इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि आप अच्छा से अच्छा एक मार्क्स गेन कर सकते हैं और आप अपना प्री मेन एग्जामिनेशन जो होगा उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या गाइडलाइन दिया गया। फर्स्ट, अंडर सेक्शन 41 कैपिटल बी, द पुलिस मेकिंग अरेस्ट इज बाउंड टू बियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम। आप लोगों ने जब सेक्शन नंबर 41 का क्लॉज बी पढ़ा है
कैपिटल बी आपने पढ़ा है, वहीं से ये पार्ट मैंने इसको लिया है। मैं कहीं दूसरे जगह से नहीं लिखा हूँ, मैंने बेयर एक्ट से ही इसको लिखा है। तो ये जो सेक्शन नंबर 41 बी है, तो वहाँ पे जब आप पढ़ेंगे, आप खुद भी अपना बेयर एक्ट खोल लेंगे, वहाँ पे पढ़ेंगे तो यही बातें लिखी हैं कि जब पुलिस भाई साहब किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने जाएंगे तो वो अपना आइडेंटिफिकेशन जो होता है, जो इनको उनका नेम स्लिप होता है, जो वो उनके पास जो वर्दी होती है, जो उनके पास बैचेस होते हैं, उन सभी बैचेस को, उन सभी वर्दी को, उन सभी नेम स्लिप को उनको क्या करना होता है, लगा करके जाना होता है, जिससे कि सामने वाला पहचान जाए कि हाँ ये पुलिस ऑफिसर है और ये हमको क्या करने आए हैं, ये हमको अरेस्ट करने आए हैं। ठीक, तो इस प्रकार का गाइडलाइन बताया गया था। इसी प्रकार से होना चाहिए अगर आप जब अरेस्ट करने जा रहे हैं, तब की बात इस तरह से बताई जा रही है। जो यहाँ पे सेकंड क्लॉज में बताया जा रहा है, मीन्स की जो सेकंड गाइडलाइन यहाँ पे मैंने लिख करके लाया है, सेकंड देखिए, अंडर सेक्शन 41 सब क्लॉज सी द स्टेट गवर्नमेंट सेल इस्टेब्लिश्ड अ पुलिस कंट्रोल रूम। पुलिस कंट्रोल रूम किसके द्वारा इस्टेब्लिश्ड किया जाएगा साथियों? तो जो स्टेट गवर्नमेंट होता है, इसके द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम का इस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है, और ये दो जगह किया जाता है। आपको इसी तरह एज यूजुअल लर्न होना चाहिए कि कहाँ कहाँ होना चाहिए, तो एवरी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और एट एवरी स्टेट लेवल पर इस प्रकार का गठन होना चाहिए। किस चीज़ का? मीन्स कि जो कंट्रोल रूम होता है, इस प्रकार का कंट्रोल रूम होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट का ये कर्तव्य होता है कि उनको करना अनिवार्य होता है। ठीक, ये बातें हमको कहाँ से देखने के लिए मिल रहा है? जब हम लोग डीके बसु का केस देख रहे हैं, तो उसी केस लॉ के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये सारी बातों को हमको बताया जा रहा है। फिर नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं, अंडर सेक्शन 41D द अरेस्टी पर्सन शैल हैव एक्सेस टू एन एडवोकेट ड्यूरिंग इंटरोगेशन। जब इंटरोगेशन कराया जाता है तो उस समय उस जो अरेस्ट व्यक्ति हुआ है, उसके पास ये चॉइस होता है कि वो अपने चॉइस के एडवोकेट से वहाँ पे क्या कर सकता है, मीट कर सकता है, और उन्हीं के द्वारा अपने केस का वो क्या कर सकता है, इंटरोगेशन भी करवा सकता है। तो इस प्रकार की जितनी भी गाइडलाइन है, सारी गाइडलाइंस को यहाँ पे डीके बसु के केस में और जोगिंदर कुमार के केस में प्रोवाइड कराई गई है। दोस्तों, इस प्रकार से अगर आप अपने आंसर को फ्रेम करते हैं, तो मान के चलिए कि आपका आंसर एक अच्छा आंसर माना जाएगा, और आप ये आंसर इस प्रकार से आप लिखिए तो आपको लिखने में भी आसानी होगी, और सारी बातों को आप लिख सकते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के द्वारा, जो आपके क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। पहले मेरा मानना यह है कि आप क्वेश्चन को 1 से 2 मिनट ध्यान से पढ़ें। जब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे तो एक मोटा मोटा आइडिया आपके दिमाग में फ्रेम हो जाएगा। जैसे ही आइडिया फ्रेम हो जाएगा, तो आप जब आंसर लिखने बैठेंगे तो आपका आंसर एक अच्छे तरह से आंसर लिखा जा सकता है। फिर अब नेक्स्ट गाइडलाइन जो दिया गया था, क्या क्या गाइडलाइन दिया गया था, इसके अंतर्गत बहुत गाइडलाइन दिया गया था। अब देखिए, अंडर सेक्शन 50 सब क्लॉज ए द अरेस्टी इज टू बी इंटाइटल्ड टू हैव द फ्रेंड और रिलेटिव टू इन्फॉर्म्ड इज इज अरेस्टेड। मीन्स कि जो अरेस्ट किया गया उसके रिलेटिव को, फ्रेंड को बताया जाएगा। ये कहाँ दिया है? ये सेक्शन 50 सब क्लॉज ए के अकॉर्डिंग बताया गया। नेक्स्ट जो गाइडलाइन है, अंडर सेक्शन 54 एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर इज मेड। मीन्स कि मेडिकल ऑफिसर के द्वारा उसका क्या किया जाएगा, एग्जामिनेशन किया जाएगा। ये बात कहाँ बताई गई? सेक्शन नंबर 54 ऑफ CRPC के अंतर्गत बताई गई है। नेक्स्ट देखिए, अंडर सेक्शन 55 है द पुलिस ऑफिसर इज बाउंड टू इंश्योर हेल्थी एंड सेफ्टी ऑफ द अरेस्टेड पर्सन। मीन्स कि पुलिस ऑफिसर का ये वो दायित्व तो होता है, मीन्स कि उसके ऊपर ये लाइबिलिटी होती है कि जिस भी व्यक्ति को आपने अरेस्ट किया है, पुलिस भाई साहब, आपकी ये जिम्मेदारी होती है कि आप उसके हेल्थ का और उसके सेफ्टी का आप क्या करेंगे, ख्याल रखेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करके आए और कोई आकर के उसको चाकू मार के चला गया। ये जिम्मेदारी किसकी होगी? ये जिम्मेदारी सरासर पुलिस ऑफिसर की होगी कि आपके कस्टडी में वो व्यक्ति था, आपने उसको अरेस्ट किया था, और आपके कस्टडी में वो उसको कोई दूसरा आकर किस प्रकार से मार करके चला गया, ये आपके ऊपर आपकी लाइबिलिटी होगी। तो यही पुलिस भाई साहब का कर्तव्य होता है कि उनको देखना होता है, उसके हेल्थ को और उसके सेफ्टी को यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है। ये बात हमको कहाँ से देखने को मिल रहा है? ये जोगिंदर कुमार के केस में हमको, ये मीन्स कि डीके बसु के केस में ये बातें हमको देखने के लिए मिल रही हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपका एक कंप्लीट आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं साथियों। यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द गाइडलाइन लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट फॉर द पुलिस व्हाइल अरेस्टिंग अ जुडिशियल ऑफिसर। जब पुलिस, कोई भी पुलिस ऑफिसर होता है, जब किसी जुडिशियल ऑफिसर को अरेस्ट करने जाता है, तो उसके लिए कौन कौन सी गाइडलाइन वहां पे प्रोवाइड की जाती है? तो कभी कभार जुडिशियल ऑफिसर के द्वारा भी कोई ऑफेंस कमिट कर दिया जाता है। अगर किसी जुडिशियल ऑफिसर को साथियों अरेस्ट करना होता है, क्वेश्चन में देखिए कि अगर किसी जुडिशियल ऑफिसर को अरेस्ट करना होता है, तो उस जुडिशियल ऑफिसर को कौन से गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो पुलिस ऑफिसर होगा वो अरेस्ट करेगा। तो इसके लिए अलग से एक गाइडलाइन प्रोवाइड की गई है, और उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, उनको अरेस्ट कर सकता है। अब कौन कौन सी बातें बताई गई हैं, कौन कौन सी गाइडलाइन दिया गया, किस केस लॉ में ये गाइडलाइन दिया गया, इन सारी बातों को हम यहाँ पे देखेंगे। और कहीं ना कहीं आप साथियों मिलाएंगे तो आपको प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलेगा कि कहाँ कहाँ पे ये क्वेश्चन आ रहा है। अब ये आपका काम है, अब आप मिलाएंगे कहाँ कहाँ पे ये क्वेश्चन आया है।
देखिए, सुप्रीम कोर्ट इन दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1991 का ये मामला है। और इसी मामले में एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा गाइडलाइन दिया गया था कि अगर किसी भी जुडिशियल ऑफिसर को, अगर किसी पुलिस ऑफिसर को अगर अरेस्ट करना होता है तो वो किन किन गाइडलाइन से हो करके इस व्यक्ति को, मीन्स कि इस जुडिशियल मजिस्ट्रेट को क्या कर सकता है, गिरफ्तार करेगा, कैसे करेगा। द लेड डाउन फॉलोइंग गाइडलाइन अरेस्टेड जुडिशियल ऑफिसर। तो ये सारी बातों आपने देख लिया कि किस प्रकार से करेगा। पहला क्या कंडीशन बताया गया, ए जुडिशियल ऑफिसर शुड बी अरेस्टेड फॉर एनी ऑफेंस अंडर द इंटिमिडेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज और द हाई कोर्ट। जब तक डिस्ट्रिक्ट जज या हाई कोर्ट के जज के द्वारा वहां पे इंटिमिडेशन नहीं मिल जाता है तब तक उस व्यक्ति को अरेस्ट आप नहीं करेंगे। किसको नहीं करेंगे, किसी जुडिशियल ऑफिसर को आप अरेस्ट नहीं करेंगे। ये गाइडलाइन दिया गया, ये फंडामेंटल गाइडलाइन, ये हमारे और आपके द्वारा नहीं दिया गया, ये अपेक्स कोर्ट के द्वारा दिया गया, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा इस प्रकार का गाइडलाइन प्रोवाइड किया गया है। जो बी गाइडलाइन है, इन केस ऑफ नेसेसिटी फॉर इंटिमिडेशन अरेस्ट बाई ओनली अ टेक्निकल और फॉर्मल अरेस्ट में बी इफेक्टेड। अगर अरेस्ट करना बहुत ही जरूरी हो जाता है तो आप उनको हथकड़ी लगाकर, हैंड कफिंग करके, उनको दौड़ा धमका करके इस तरह से आप अरेस्ट नहीं करेंगे। सिर्फ आप क्या करेंगे, वहाँ पे अगर बहुत ही जरूरी है वहाँ पे, तो आप फॉर्मल तरीके से उनको क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अरेस्ट कर सकते हैं। मीन्स कि एक जगह का बैठा करके आप रख सकते हैं। उनके ऊपर आप किसी भी प्रकार का रीजनेबल जो एप्रीहेंशन दिया जाता है, जो सामान्य लोगों के ऊपर आप लोग देते हैं, इस प्रकार का आप उनके ऊपर किसी भी प्रकार का ऑब्लिगेशन, किसी भी प्रकार का बाउंडेशन आप नहीं लगा सकते हैं कि नहीं आपको हिलना नहीं है, आपको मैं हथकड़ी लगाऊंगा। इस प्रकार से जुडिशियल ऑफिसर को आप नहीं कर सकते हैं। ये गाइडलाइन प्रोवाइड की गई है। फिर जो नेक्स्ट गाइडलाइन प्रोवाइड किया गया, द फैक्ट ऑफ द अरेस्ट शुड बी इमीडिएट कम्युनिकेटेड टू द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। अगर इस प्रकार का उनके द्वारा कोई ऑफेंस कर दिया गया है किसी जुडिशियल ऑफिसर के द्वारा, मीन्स कि किसी जज साहब के द्वारा, तो आप क्या करेंगे, इमीडिएट कम्युनिकेशन करेंगे। किससे, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज से एंड द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से। जिससे आप कर सकते हैं उससे आप कम्युनिकेशन करेंगे। उसके कम्युनिकेशन करने के बाद ही आप उनको क्या कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं या उनको आप अरेस्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन, जो गाइडलाइन प्रोवाइड किया गया उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। गाइडलाइन से इतर होकर के आपको काम नहीं करना है। फिर जो नेक्स्ट गाइडलाइन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है साथियों, द जुडिशियल ऑफिसर सेल नॉट टू टेक इन द पुलिस स्टेशन। अगर कोई जुडिशियल ऑफिसर है आप उसको पुलिस स्टेशन में अरेस्ट करके नहीं लेके जाएंगे विदाउट द प्रायर ऑर्डर ऑफ द डायरेक्शंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट। जब तक उस कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब हैं, अगर जब तक वो गाइडलाइन नहीं दे देते हैं उनके अकॉर्डिंग, जब तक वो ऑर्डर नहीं दे देते हैं, उसके पहले आप, उसके बाद आप उनको कहाँ नहीं ले जा सकते हैं, आप उनको पुलिस स्टेशन पे नहीं ले जा सकते हैं। जो नेक्स्ट गाइडलाइन दिया है, ऑर्डिनरी देयर शुड बी नो हैंड कफिंग ऑफ द जुडिशियल ऑफिसर। किसी भी जुडिशियल ऑफिसर को आप हथकड़ी नहीं लगा सकते हैं, मीन्स की हैंड कफिंग नहीं कर सकते हैं। जो नेक्स्ट गाइडलाइन दिया गया है, इमीडिएट फैसिलिटेट शुड बी प्रोवाइडेड टू द जुडिशियल ऑफिसर फॉर द कम्युनिकेशन विथ हिज फैमिली मेंबर्स, लीगल एडवाइजर एंड जुडिशियल ऑफिसर। इन सभी चीज़ों को आप क्या करेंगे, तुरंत आप उनको मुहैया करवाएंगे। इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे गाइडलाइन प्रोवाइड किया गया। जो नेक्स्ट गाइडलाइन है, नो स्टेटमेंट ऑफ जुडिशियल ऑफिसर हु इज अंडर अरेस्ट शुड बी रिकॉर्डेड नॉर अ पंचनामा बी ड्रॉन अपॉन एनी मेडिकल टेस्ट बी कंडक्टेड एक्सेप्ट इन द प्रेजेंस ऑफ द लीगल एडवाइजर ऑफ द जुडिशियल ऑफिसर। जब तक जुडिशियल ऑफिसर का कोई लीगल एडवाइजर नहीं आ जाता है तब तक आप इस प्रकार का कोई भी कार्य वहाँ पे नहीं करेंगे। ये सारी गाइडलाइन को हमको यहाँ पे बताने का कार्य किया गया है इसके केस लॉ के माध्यम से, जो केस लॉ आया है। फिर साथियों यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। दोस्तों मैंने ये पीपी साहब का क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया जिसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में बात किया जाता है, जो कि सेक्शन नंबर 24 में उनको डिफाइन किया गया है। उनके बारे में जो भी केस क्वेश्चन बनते थे उन क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा दिया है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए, आपको वहाँ से रेलिवेंट क्वेश्चन मिलेगा। जो भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ वो रेलिवेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। मैं प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस कर रहा हूँ और उसी के बिहाफ पर, उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आंसर फ्रेम करके लाता हूँ और उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर मैं बताता चला हूँ। दोस्तों देखिए इस शॉर्ट नोट में क्या मैंने लिखा है। सेक्शन 25A ऑफ द कोड प्रोवाइड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है। तो ये बात सभी लोगों को पता है कि जो 25A है, सेक्शन 25A है जो कि CRPC का है, इसमें डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशंस के बारे में बताया गया है। ठीक, दिस प्रोविजन वाज इंसर्टेड अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005। ये मीन्स की अमेंडमेंट एक्ट करके, मीन्स की अमेंड करके 2005 में इसको क्या किया गया है, इंसर्ट किया गया है। किसको, डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो हैं इनको अमेंड करके 2005 में दोस्तों इनको डाला गया है। तो इस प्रकार से कभी कभार शॉर्ट आंसर आपसे पूछा जा रहा है जो कि आपके एग्जामिनेशन में अक्सर आ जाता है, इसीलिए शॉर्ट आंसर के लिए मैं ये क्वेश्चन आपके लिए लिख करके
लाया हूँ। इट कंसिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ प्रोसिक्यूशंस एज मे ऑफ द डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन एज द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ अपॉइंटेड। इनको कौन अपॉइंट करने का काम करता है दोस्तों? इनको अपॉइंट करने का काम स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। एडवोकेट इन प्रैक्टिस फॉर नॉट लेस देन 10 ईयर, कि उनको नहीं किया जाएगा जो 10 साल से कम प्रैक्टिस नहीं किए हैं, जो 10 साल तक प्रैक्टिस किए हैं, जो 10 साल तक एज एन एडवोकेट रहे हैं, उन्हीं को यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। ईयर शैल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे, इनका स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा साथियों अपॉइंटमेंट किया जाएगा विद द कंसर्न ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। किसके कंसर्न से किया जाएगा? जो हाई कोर्ट के जस्टिस होंगे, उसी हाई कोर्ट के जस्टिस से कंसर्न से जो डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे, उनको साथियों यहाँ पे नियुक्त करने का कार्य किया जाएगा। किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। डायरेक्शंस ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी फंक्शंस अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द हेड ऑफ होम डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट, जो कि सेक्शन 25A क्लॉज 3 के अंतर्गत बताया गया। जो हमारे डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब होंगे, वो किसके अंडर में काम करेंगे? वो होम डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट में, मीन्स की जो राज्य का गृह मंत्रालय है, उसी राज्य के गृह मंत्रालय के अंतर्गत वो क्या करेंगे? अपने काम को देखेंगे और अपने काम को करेंगे। ये बातें कहाँ बताई गई? सेक्शन नंबर 25 क्लॉज ए के अंतर्गत, मीन्स की सेक्शन 25A क्लॉज 3 के अंतर्गत ये बातें बताई गई हैं। अब नेक्स्ट बातें देखिए। एवरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24 सब क्लॉज 1, ये सारी बात आपको पता है। और सेक्शन नंबर मीन्स की और क्लॉज नंबर 8 शैल बी सबऑर्डिनेट टू द डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर 25A क्लॉज 5 के अंतर्गत ये बातें बताई गई हैं। एवरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 23, 24 सब क्लॉज 3 और क्लॉज 8 एंड सेक्शन 25 सब क्लॉज 1 शैल बी सबऑर्डिनेटेड टू द डिप्टी डायरेक्टर और प्रोसिक्यूशन सेक्शन 25A क्लॉज 6 के अंतर्गत ये सारी बातें को बता करके रखा गया है, जो मैंने यहाँ पे बताया है। जब आप बेयर एक्ट खोलेंगे तो एज यूजुअल ये सारी बातें आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। जो मैं यहाँ पे सेक्शन बता रहा हूँ, आपको इस सेक्शन में जाना है और वहाँ से क्रॉस मैच कराना है कि क्या जो मैं बातें यहाँ पे लिख करके लाया हूँ, क्या वो सही बातें मैं लिख करके आपके लिए लाया हूँ कि नहीं। जो एग्जामिनेशन में जो एग्जामिनेशन की डिमांड है, क्या उस डिमांड को मैं यहाँ पे फुलफिल कर रहा हूँ कि नहीं। इस प्रकार से आपको थोड़ा सा मदद करनी है मेरी। अब देखिए, प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू द एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट वाइल परफॉर्मिंग द फंक्शंस ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेक्शन 25A क्लॉज 8 के अंतर्गत ये सारी बातों को बताया गया। तो दोस्तों इस प्रकार से जितना आंसर होना चाहिए था, उन सभी आंसर्स को मैं यहाँ पर लिख करके ले करके आया हूँ। दोस्तों अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। अगर आपको ये सेशन किसी भी प्रकार से हेल्प कर रहा है तो दोस्तों आप हमें कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसे आपका हेल्प कर रहा है, क्या इस सेशन को और आगे कंटिन्यू करना चाहिए, और खास करके जो सीआरपीसी है, सीआरपीसी से अब किस रेंज पे कहां से जो क्वेश्चन बनता है उस कहां से क्वेश्चन को लाना चाहिए। दोस्तों जो भी आपके सुझाव हों आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल ही ना भूलें, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेकर के आ रहा हूँ दोस्तों यूपी पीसीएस जे मेन आंसर राइटिंग के अकॉर्डिंग, साथ साथ जो छत्तीसगढ़ मीन्स की जो बिहार जुडिशरी का फॉर्म आया है उससे रिगार्डिंग जो भी मैं एमसीक्यू करा रहा हूँ उससे रिलेटेड, और साथ ही साथ जो उत्तराखंड से जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होने वाला है इससे रिलेटेड अगर कोई भी अपडेट हो रहा है तो सारी के सारे अपडेट मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को वॉच करने के लिए।